हेलो एवरीवन। आज से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम सुपर फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखने वाले हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी कैलकुलेशन ट्रिक्स के अंदर, लेकिन मैं आपसे बस ये समझना चाहता हूँ आप क्या समझते हैं कैलकुलेशन को लेकर। क्या ऐसा होता है कि ह्यूमन माइंड इतना ज़्यादा तेज हो जाता है, कुछ लोगों का दिमाग इतना तेज होता है वो बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में कर लेते हैं और आप लोग नहीं कर पाते। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये बैरियर हटाना पड़ेगा, कैलकुलेशन के लेके जो डर बैठा हुआ है वो हटाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो आप नॉर्मल कैलकुलेशन समझते हैं, से मैंने कहा 197 इंटू में 63 इस टाइप की कैलकुलेशन आ गई, या 1973 डिवाइडेड बाय 121 ये कैलकुलेशन आ गई, मुझे सोल्व करना पड़ेगा। इस तरह की कैलकुलेशन जो एग्जाम में होंगी, अगर 25 क्वेश्चन की बात करूं टीयर 1 में, तो 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे जहां आपको इतनी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एसएससी एग्जाम्स के अंदर इतनी भी नहीं करनी पड़ती। अगर मैं बात करता हूं टीयर 2 में, जहां एसएससी सीजीएल मैथ्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे जिसमें आपको इस टाइप की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और जिसमें मैन्युअली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाकी सारा काम ऑप्शन एलिमिनेशन से, ऑप्शन की मदद से हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में बिठा लो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करनी, ठीक है। चाहे आप कितने भी फास्ट तरीके से इन कैलकुलेशन को कर पाए, स्टिल एग्जाम में मैनुअल कैलकुलेशन आपको बहुत ही रेयर चांस होगा कि करनी पड़ेगी। और इस कोर्स के दौरान जब मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ा चुका, आप देखेंगे मैं कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, मैं बहुत ही बेयर मिनिमम कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आई विल बी यूजिंग, जहां भी कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा मैं ऑप्शन की मदद से कोई ना कोई और तरीका ऐसा जरूर निकाल लूंगा कि मेरा आंसर जल्दी आ जाए। तो इस मेथड में, कैलकुलेशन ट्रिक्स में, हम यही चीज सीखेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में हम अपना आंसर निकाल पाए, कौन कौन से मेथड है जिससे हम कैलकुलेशन को एलिमिनेट कर पाए, अपनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, और अगर करनी भी पड़ गई बाई चांस कैलकुलेशन तो उसे कम से कम टाइम में कैसे कर पाए। अब कैलकुलेशन में आपको लगता है कि आपका एग्जाम टाइमली इसलिए नहीं हो पाया है कि आपकी कैलकुलेशन वीक है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन में क्या क्या चीज आती है। अगर आप किसी क्वेश्चन को टाइमली नहीं सोल्व कर पा रहे, अगर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की बात करूं, आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं और अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपका सही है ना एग्जाम में, 25 क्वेश्चन के लिए आपको टीयर 1 में भी 25 से 30 मिनट बड़े आराम से मिल जाएंगे। और 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए अगर आपको मिलता है तो ये मोर देन इनफ होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, अगर बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन रहा है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाते, आप 25 क्वेश्चन को 25 से 30 मिनट भी दे दूं मैं तब भी नहीं कर पाते और आपका पेपर छूट जाता है और आपको लगता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड वीक है। जबकि मैं बता रहा हूं आप में से आधे लोगों की कैलकुलेशन स्पीड ठीक ठाक होगी या मेरे जैसी होगी, लेकिन फिर भी आपका पेपर छूट रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो 3-4 चीजें होती है। एक हो गया हमारा बेसिक कैलकुलेशन। अब बेसिक कैलकुलेशन में क्या चीज आ गया कि मेरे को डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। डायरेक्ट इन द सेंस कि जैसे मैंने भी बताया कि 197 इंटू 63, अब मुझे यही कैलकुलेशन करनी पड़ गई, ऑप्शन भी कुछ ऐसे दे दिए, मैं कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा, तो मुझे बेसिक कैलकुलेशन भी फास्ट करनी आनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो गया, मेरे पास कुछ ट्रिक्स आ गई जिससे मैं कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना पाऊं। जैसे अप्रोक्सीमेशन हो गया, मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की सोच लिया कि इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा, या फिर कुछ ट्रिक्स हो गई डिजिटल सम वगैरह, या लास्ट डिजिट देख ली कि लास्ट डिजिट क्या आएगी इस आंसर की, 7 को 3 से करूंगा तो 1 आएगा, तो आखिरी डिजिट 1 आ जाएगी, तो 4 ऑप्शन चेक कर लिया उसमें से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन हो गया, ट्रिक्स हो गए, ट्रिक्स में बहुत सारी चीजें, लास्ट डिजिट हो गई, डिजिटल सम हो गया, मल्टीप्लीकेशन रूल हमने यूज कर लिया कि जैसे मैंने देखा 63 क्या है, 9 और 7 का मल्टीप्लीकेशन है, तो मेरा जो ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से मैं कहूंगा जो 9 का मल्टीपल है वही मेरा आंसर होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें पता होगा तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, या 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो वो यूज कर सकते हैं। तो देयर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। एक हो गया डायरेक्ट कैलकुलेशन, वो भी हमें इंप्रूव करनी है। अप्रोक्सीमेशन भी सीखना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जल्द से जल्द कैसे निकालें, और ट्रिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम सीखेंगे। तो जनरली मैक्सिमम काम मेरा इन दोनों चीज से हो जाता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन बहुत ही रेयर केसेस में करनी पड़ती है। दूसरी चीज क्या आती है, आपका जो पेपर छूटता है वो इसलिए छूटता है, मेनली जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये होता है कि क्वेश्चन बेस्ड कैलकुलेशन नहीं हम कर पाते, या फिर हमारे लॉजिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपको एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको पता ही नहीं वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो हमेशा टारगेट ये होता है कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में नया है, एक आधा क्वेश्चन हमेशा नया मिलेगा, वो लास्ट के लिए हम छोड़ते हैं। जो क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा वो हमें एग्जाम में छूना भी नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल एंड में टाइम बचा तो करते हैं, वरना नहीं करते। ऑल्दो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपके एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन आपको ना मिले, सारे फैमिलियर क्वेश्चंस मिले, और नया क्वेश्चन मिले भी तो उसका लॉजिक आप साथ के साथ बना पाए वहीं पे और उसका आंसर कर पाए। बट दूसरी चीज जो पेपर छूटता है वो हमारा यही छूटता है कि हम नए क्वेश्चन को भी बीच में करने लग जाते हैं, या फिर हमारे लॉजिक क्लियर नहीं, हमने सारे के सारे टाइप्स नहीं पढ़े। मान लो परसेंटेज चैप्टर है, जनरली एसएससी एग्जामिनेशन में 20 टाइप, मैंने अगर मान लिया कि 20 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप पढ़ के जा रहे हैं 15 टाइप्स, तो आपके लिए नए क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एग्जाम में। और आपके एग्जाम में अगर नए क्वेश्चन ज्यादा बढ़ गए तो एग्जाम में टाइमली आप उसका लॉजिक नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन को देख के आपको ये सोचना पड़ गया कि इसे सोल्व कैसे करना, आप सोच रहे हैं वहां पे बैठ के, इसका मतलब क्वेश्चन आपको करना नहीं, वो छोड़ने वाला क्वेश्चन है।
जिस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आ गया ना, हाँ ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार किया और मुझे पता है स्टेप बाय स्टेप कि अब ये करना है, इस क्वेश्चन में ये 2-3 स्टेप करने और मेरा आंसर आ जाएगा, तो वही क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में। तो टारगेट ये होता है आपको मिनिमम नए से नए क्वेश्चन मिले, जो लेटेस्ट टाइप के एसएससी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं अपने कोर्स के अंदर कराऊं। और अगर आपको लॉजिक क्लियर होगा ना, क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में हिट कर जाएगा, हाँ भैया इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, तो वो आप टाइमली कर पाएंगे और आपका पेपर छूटेगा नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी, हम किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो कहां तक रेलिवेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को देखा हमने, अगर आपको लॉजिक क्लियर है, उस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले ही करी हुए तो आप जल्दी कर लेंगे पेपर। मैं इसलिए कहता हूं आपकी मॉक टेस्ट पे आपको स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं देनी चाहिए, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद ढेरों मॉक टेस्ट दें, लेकिन जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता तो बस आप मंथली एक मॉक दे लें। मंथली मॉक भी इसलिए कह रहा हूं जिससे कि आपको एनालिसिस हो जाए आपकी प्रिपरेशन का कि कहां चल रही है, क्या आप इंप्रूव कर रहे हैं। मान लो आपने आज तैयारी स्टार्ट करी है, आज आपने एसएससी का ऐसे प्रीवियस ईयर का कोई पेपर देखा 200 में से आपके 70 नंबर आए, ठीक है, तो आप मंथली देखेंगे, आपने कुछ नई चीजें पढ़ ली मुझसे, बाकी टीचर से कुछ पढ़ लिया, तो आपके पास क्या होगा कि 70 से धीरे धीरे आप एक महीने के बाद देखेंगे आपके 80 नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर 1-2 महीने के बाद जब आपका 40-50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे आपके 120 नंबर आने स्टार्ट हो गए। और जब आप देखेंगे आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके 140-150 तक नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 200 में से। उसके बाद जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, यही नंबर आपके 170-180 चले जाएंगे 200 में से। टियर 1 एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइंड, सब सब्जेक्ट्स में यही चलता है। ठीक है, टारगेट हमारा ये होता है कि मैथ्स के अंदर 50 में से 50 नंबर लेके आए, या फिर 50 में से 45 प्लस तो कम से कम लेके आए। ठीक है, बाकी पेपर डिफिकल्ट आ गया, लेवल डिफिकल्ट आ गया तो टाइम कम रह जाता है कई बार, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो इक्विवेलेंट टू 50 ही होगा। तो ये हमारा टारगेट रहेगा कि आप मैथ्स में टॉप स्कोर करें। ठीक, चलते हैं आगे। अब कौन कौन सी चीजें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है, जो चीज मैं याद नहीं करूंगा आपको, जैसे 1 से लेकर 20 तक का टेबल, ठीक है, फिर 22 का टेबल जो कि हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा। और एक होता है 36 का टेबल, ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें काम आता है, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। और आपका ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आता है, 2 पाई होता है 360 डिग्री, ठीक है, ज्योमेट्री में भी इसका काम पड़ता है। 36 का टेबल बहुत जगह यूज हो जाता है, तो 36 का टेबल आपको याद करना है, 22 का टेबल याद करना है, और 1 से 20 तक के टेबल पता होने चाहिए। स्क्वायर 1 से लेके 40 तक याद करने हैं, क्यूब आपको 1 से लेके 23 तक याद करने हैं, और पावर 4 आपको 1 से लेके 12 तक याद करनी है। अब ये मैंने नंबर ऐसे नहीं लिखे अपनी मर्जी से, कोई भी नंबर दिमाग में आए कि भाई 1 से 40 याद कर लो, 1 से 30, इन सब के पीछे एक डिटेल्ड स्टडी है कि मुझे पता है अगर स्क्वायर 1 से 40 तक पता है मुझे, तो मैं 1 से लेके 1000 तक या 10,000 तक कोई भी स्क्वायर नंबर बता सकता हूं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। क्यूब अगर मुझे 1 से 23 तक पता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। पावर 4 की जब हम बात कर रहे हैं 1 से लेके 12 तक, तो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें रिमाइंडर कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बाद, तो उसके अंदर भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चंस में अगर आपको पावर्स याद होंगे तो देखते ही आप आंसर कर देंगे, वरना बहुत टाइम लग जाएगा बेसिक से हर चीज सोचने में। ठीक है, हर एक कैलकुलेशन आप वहां पे ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते, कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए पहले से, कुछ रिजल्ट हमें पता होने चाहिए पहले से। वो सारे रिजल्ट जहां जहां याद करने होंगे मैं आपको बताता रहूंगा, तो ये चीज आपको प्रिपेयर करनी है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको खाली छोड़ दिया, आप खुद मेहनत करें, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। जैसे स्क्वायर अगर आपको याद करने हैं तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी आपको स्क्वायर की लिस्ट दे रखी है 1 से लेके 50 तक की, ये आप बार बार रीड करें तो याद करें। 1 से लेके 40 तक कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी इसके याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है स्क्वायर, वहां से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। ठीक, उसके बाद स्क्वायर से रिलेटेड बहुत अमेजिंग फैक्ट हैं जो कि हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, तो आपको मजा आएगा उस चीज में। फिलहाल आप 1 से लेके 40 तक स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए, ये याद कर लें जितना जल्द हो सके। 1 से लेके 30 तक भी कर लोगे तो काम चल जाएगा, रिकमेंडेड ये है कि 30 से 40 भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 30 तक भी कर लो, वरना इनिशियल स्टेज पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्यूब मैंने कहा 1 से लेके 25 तक लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप जितनी जल्दी हो सके 1 से लेके 25 तक ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है। 24 का छोड़ना, 24 का छोड़ दो, 23 का कर लेना, कई जगह काम पड़ जाता है कंपाउंड टेस्ट के क्वेश्चन में। यहां से लेके 24 का छोड़ दो, बाकी 25 तक सारे आप क्यूब्स याद कर लें। ठीक है, स्क्वायर भी दे रखे हैं यहाँ पे, क्यूब भी दे रखे हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पावर 4 मैंने कहा 12 तक याद करना है, तो यहां तक आप पावर 4 याद कर लें। ठीक है, 13 वाला छोड़ना चाहे छोड़ दें। तो ये टिप्स तो आपके होना चाहिए, सवाल करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसका फायदा मिलेगा जब हम आगे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद करने हैं। आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, बचपन में आपने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझा होगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी कराऊंगा, चिंता मत करना, पाइथागोरस थ्योरम का। हम एक चीज पढ़ते हैं, ये अगर ये 90 डिग्री का एंगल है एक त्रिभुज के अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर, ये अगर मैं बेस मान लेता हूं, इसे अगर मैं हाइट मान लेता हूं
और इसे मैं अगर हाइपोटेनियस मान लेता हूं, इसे आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं हाइट को, ठीक है। इसे लंब बोलते हैं हिंदी में, ये आपका आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये सारी चीजें बनती है। मतलब अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर। ऐसे 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ये सारे आपको याद करने हैं। इनकी ट्रिक्स भी हम देखेंगे जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अभी इनकी ट्रिक्स पे नहीं जा रहा मतलब, लेकिन ये 1-2 बार रीड करेंगे आपको याद हो जाएगा, तो आपको मदद मिलेगी क्वेश्चंस में जब हम एडवांस मैथ्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब जब हम ये कैलकुलेशन स्पीड स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन स्पीड से रिलेटेड सीरीज देखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, आप एक दिन में 1 से 2 ट्रिक्स तक जा सकते हैं। मतलब 1 से 2 वीडियो आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइप की छोटी छोटी वीडियोज होंगी। तो 1 वीडियो या फिर 2 वीडियो, दिन की 2 वीडियो आप स्टार्टिंग में करते सकते हैं, ठीक है। उसे क्या करना है, जितना मैंने क्लास में करवाया ट्रिक आपको समझ आ जाएगी, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। तो मैं प्रैक्टिस शीट्स भी आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। बाकी आप हर एक ट्रिक की प्रैक्टिस करें, ठीक है। कम से कम 1 घंटा स्टार्टिंग में दें, रोज जो भी कराए क्लास में उसकी प्रैक्टिस करने में, ठीक है। उसके बाद 1 वीक तक 30 मिनट देते रहें कैलकुलेशन ट्रिक्स को। अभी स्टार्टिंग में 1-1 घंटा रोज देना है आपको। 5 दिन के अंदर ये सारा मतलब छोटी छोटी 5-6 वीडियोज होंगी, इन सबको कवर करना है। 1-1 घंटा रोज देके फिर बाद में 30-30 मिनट 1 हफ्ते तक देना है। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन आपको इसमें इतना टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आप काफी ज्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे, ट्रिक्स आपकी याद हो जाएंगे, पहाड़े वगैरह ये सारी चीजें याद हो जाएंगी और आपको दिक्कत नहीं आने वाली फिर, ठीक है। तो कैलकुलेशन का जो डर है ना, फोबिया, सबसे जरूरी है वो फोबिया निकालना। वैसे कैलकुलेशन का इतना रोल नहीं है एग्जामिनेशन में, हमारे लॉजिक का ज्यादा रोल होता है, बट फोबिया निकलना जरूरी है दिमाग से कैलकुलेशन का, वो निकल जाएगा जब आप ये कोर्स कर चुके होंगे और जो चीजें मैं बता रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब बारी ये आती है कि भैया टेबल मुझे तो, मैं तो बचपन में आपने तो कह दिया 20 तक याद कर लो, अब याद तो है नहीं मुझे, तो भैया 15 तक ही याद है। 16 का टेबल याद नहीं है, 17 का टेबल याद नहीं है, 18 का टेबल याद नहीं है, 19 का टेबल याद नहीं, कैसे करेंगे? 20 का टेबल याद नहीं। इसका सिर्फ एक तरीका है। मान लो आपको 16 का टेबल याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 16 से स्टार्ट करो। 16 में 16 जोड़ेंगे 32, फिर 48 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 96 आएगा, 112 आएगा, फिर 128 आएगा, 144 आएगा और 160 आएगा। मान लो आपको 16 का टेबल याद करना है, आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब 16 का तो याद हो जाएगा, फिर 17 का लिखोगे, 18 का लिखोगे, फिर चीजें मर्ज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, एक रैंडम नंबर लेना है। से मैंने कहा 167, मुझे इसे 16 से गुना करना है। अब ऐसे नंबर्स को आप गुना करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी अपना, क्योंकि टेबल भी याद हो जाएगा। जैसे 16 को 7 से करा, अभी हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे सोचने में, आप यहां से देखो कि 16 × 7 112 होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये अपने आप याद हो जाएगा जैसे आप कैलकुलेशन करोगे। 16 × 7 112, 11 कैरी फॉरवर्ड 96 और उसमें 11 जोड़ दूंगा तो 107, 10 कैरी फॉरवर्ड 16 और 10 26। डन है? ठीक। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा, क्योंकि आप क्या वेरीफाई कैसे करोगे जो आपने निकाला है सही है या गलत है? या कैलकुलेटर लेके बैठोगे फिर टाइम कंज्यूम लग जाएगा, फालतू का टाइम आपका 1 मिनट भी मुझे वेस्ट नहीं करवानी। तो टारगेट ये होगा कि मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करूं। जैसे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे दूंगा। यहां पे आपको क्या है, ये मेरे पास 1 से लेके 25 के बीच, 10 से लेके 25 के बीच में 2 डिजिट नंबर है, आपको इन से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने पहले कोई भी नंबर उठा लिया, मान लो आपको किसका टेबल याद करना है, आपको 14 का टेबल याद करना है, ठीक है। आपको अच्छे से याद नहीं है, 14 को 554 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पे क्या होगा, 14 चौक 56 होगा मेरे पास, ठीक है। 5 कैरी फॉरवर्ड 5 70, 5 75, 7 कैरी फॉरवर्ड 14 × 5 70 और 7 77, ठीक है, यही आएगा। अब ये पूरी सीट आपने भर लेनी है, इसका प्रिंट आउट निकाल के या फिर कॉपी में डायरेक्ट स्क्रीन पे देख के, और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया 7756। तो आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना, ऐसे ही हर एक नंबर के आप 3-4 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये पहाड़े आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, टेबल्स अच्छे से याद हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगेगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, ठीक है। तो ऐसे में ये शीट तो है ही आपके पास, ये वाले आप ट्राई कर देना, बाकी और भी शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उससे आपको प्रैक्टिस करनी कैलकुलेशन की, जो जो चीजें सिखाते रहूंगा उसकी प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलती रहेंगी। अब कुछ बेसिक ट्रिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। इसमें बेसिक मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को समझते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं 10 पे, ठीक है। अगर मैं 10 को ब्रेक करता हूं तो 10 क्या होता है, आप कहेंगे सर ये तो 2 × 5 होता है ना, कैसे मैं और ब्रेक कर सकता हूं? नहीं ब्रेक कर सकता। तो कोई भी नंबर अगर मेरा 10 से डिविजिबल है, 10 से कटेगा तो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा,
आप कैसे बताएंगे कोई भी नंबर 10 से कट रहा है? आप कहेंगे सर कोई भी नंबर हो मेरे पास 1 2 3 4, क्या ये 10 से कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक जीरो लगा दूं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये वाला नंबर जो है मेरा 10 से कंप्लीटली विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, ये जीरो से जीरो कटेगी, मैंने कहा 10 से कट गया। तो मैंने कहा कोई भी नंबर 10 से तब कटेगा जब मेरी आखिरी डिजिट क्या होगी? ये 10 से कटेगी। मान लो मेरे पास ये नंबर है 2 4 3 4 5, क्या ये 10 से कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि मेरी आखिरी डिजिट 10 से नहीं कट रही। ठीक है, अगर मैं यहां पे ऐसे कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैंने कहा मेरे पास जो 10 है वो 2 और 5 का मल्टीपल है। तो मैंने कोई भी नंबर लिया, मैं आखिरी डिजिट को चेक कर रहा था ना, मैंने कहा 1 4 6 3 2। आप ये बताएं क्या ये 10 से कटेगा? आप कहेंगे सर 10 से तो नहीं कटेगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 10 के दो पार्ट में स्प्लिट करा मैंने, 5 और 2, क्या ये 5 या 2 से कटेगा? जब मैं 10 के डिविजिबिलिटी रूल में ये देख रहा था कि मेरी आखिरी डिजिट अगर 10 से कट गई तो मेरा नंबर 10 से कटेगा, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि 5 से ये तब कटेगा जब आखिरी डिजिट 5 से कटेगी। और अगर मुझे 2 से चेक करना है 1 4 6 3 2, ये 2 से तब कटेगा जब मेरी आखिरी डिजिट 2 से कटेगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो मैं कह सकता हूं जो ये वाला नंबर है ये मेरा 5 से तो नहीं कट रहा, क्योंकि आखिरी डिजिट 5 से नहीं कट रही, लेकिन आखिरी डिजिट मेरी 2 से कट रही है, तो ये नंबर मेरा 2 से कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मेरे पास कोई नंबर है 100 की मैं बात करता हूं, 100 क्या होगा? क्या ये 10 का स्क्वायर होगा? तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। तो कोई भी नंबर मेरा 100 से कब कटेगा? जब उसकी लास्ट 2 डिजिट जीरो होंगी। मान लो 1 4 3 6 2 0 0, क्या ये 10 से 100 से कटेगा? आप कहेंगे हाँ कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 100 से कटेगा तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से भी कटेगा। तो आप कहेंगे 1 4 3 6 2 0 0, 2 का स्क्वायर होता है 4, या 2 स्क्वायर ही लिख रहा हूं, 1 4 3 6 2 0 0, ये मेरा 5 के स्क्वायर से भी कटेगा। जब मैं 100 से डिविजिबल चेक करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक कर रहा था, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 2 के स्क्वायर से कटना है तो लास्ट की 2 डिजिट अगर मेरी क्या हो गई, इस 4 2 के स्क्वायर से कट गए, तो ये भी कट जाएगा मेरा। अगर मैं 5 स्क्वायर की बात करता हूं, अगर ये लास्ट की 2 डिजिट मेरी 5 स्क्वायर से कट गई तो मेरा नंबर कट जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका लास्ट का 2 स्क्वायर क्या होता है 4, और 5 स्क्वायर क्या होता है 25। तो अगर लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से कट जाए तो मेरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट की 2 डिजिट मेरी 5 से कट जाए तो मेरा नंबर 5 से डिविजिबल है। क्या ये चीज समझ आ गई? तो कोई भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट देख के मैं डिसाइड कर सकता हूं कि वो 4 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो ऐसे ही अगर मेरे पास कोई नंबर है n, और मेरे पास यहाँ पे 10 की पावर n से डिवाइड करना है, तो मैं कहूंगा लास्ट n डिजिट्स मस्ट बी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, डिविजिबल बाय 10 की पावर n। जितनी यहां पे 10 की पावर होगी, यहां पे 10 की पावर 2 थी 100 में, तो लास्ट की 2 डिजिट हम चेक कर रहे थे, यहां पे 10 की पावर n है, तो लास्ट की n डिजिट्स अगर मेरी 10 से कट जाएंगी तो मेरा 10 से नंबर मतलब इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सेम रूल अगर यहाँ पे 10 की पावर n की जगह मैं क्या करूं, क्योंकि ये रूल 10 के लिए है, 10 के दो फैक्टर है 5 और 2, तो मैं कहूंगा 2 की पावर n अगर है तो लास्ट n डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 की पावर n, और यहाँ पे n अपॉन में अगर 5 की पावर n तो मैं कहूंगा लास्ट n डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 की पावर n। तो ये मेरा 2 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल बनता है। अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, वो धीरे धीरे हम देखेंगे। अब इसी को थोड़ा सा अगर मैं एडवांस फॉर्म में लेके जाऊं, जैसे मैं पावर ऑफ 10 की बात करता हूं, मान लो मेरे पास एक नंबर है 2432 इंटू में 5। ठीक है, मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा। एक तरीका तो ये मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरा तरीका क्या है, क्या मैं इसे 10 की फॉर्म में बना सकता हूं। जैसे मैंने कहा 10 होता है 5 इंटू में 2, तो अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये तो मेरा 10 बन जाएगा, और ये 2432 ये हो जाएगा 2432 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 2। आप जल्दी बताएं, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना आसान था या 2 से डिवाइड करना? 2 से डिवाइड करना आसान है, ये आ जाएगा मेरे पास 1216, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक 0। तो मैंने क्या करा, अगर किसी भी नंबर को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, उसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करा तो ये तो 10 बन गया, तो एक 0 लगेगी। तो मुझे इस वाले नंबर को 2 से डिवाइड करना है,
और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 0 लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने इसे डिवाइड करा तो ये 1216 आया, उसमें एक 0 लग गई। अब मुझे क्या करना है, 2432 को 525 से मल्टीप्लाई करना है। अब 25 क्या है भैया, आप इसे लिख सकते हैं 2432, 25 होता है 5 की पावर 2। अब 5 की पावर 2 में किससे गुना कर दूं कि ये 10 या 100 का मल्टीपल बन जाए। आप कहेंगे इसमें 2 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 कर दूं, इससे होगा क्या, ये तो 10 की पावर 2 बन जाएगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट में 2 0 लगा देनी है। लेकिन 2 की पावर 2 आता है 4, क्या मैं इसे 4 से डिवाइड कर लूं? अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 608 और 2 0 यहां पे लगेंगे तो 0 0। क्या इस वाले नंबर को 4 से डिवाइड करना आसान है या 25 से मल्टीप्लाई करना आसान है? 4 से डिवाइड करना आसान है। अगर मैं आगे बात करता हूं, मान लो मुझे एक नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है। आप कहेंगे सर 125 कुछ और नहीं है, ये 5 की पावर 3 है। ठीक है, 2432। अब 125 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा बड़ा टास्क है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे इसमें 5 की पावर 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। अब ये तो मेरे पास 10 की पावर 3 बन जाएगा और 2 की पावर 3 होता है 8। अगर 8 से इसे काटूंगा 2432 को, तो ये काटना आसान है मेरे लिए। ये कितने टाइम्स कटेगा, 8 3 24, 304। ठीक है, और 3 0 थी तो यहां पे 3 0 लग जाएंगे। डन। तो जब भी किसी भी 5 की पावर से मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, 2 की सेम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास 10 की पावर ऊपर बन जाएगी। तो जितना मैं 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहा था उतनी 0 लास्ट में लगेंगी और डिवाइड कर देंगे उसे 2 की सेम पावर से। आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास कोई नंबर ऐसा आ गया, कोई रैंडम सा नंबर लेता हूं, गलत मतलब मुश्किल सा। जैसे मान लो मुझे डिवाइड करने को आ गया 8512 इंटू में से 125, क्या रिजल्ट आएगा इसका मल्टीप्लाई करने में? आप कहेंगे 125 इज नथिंग बट 5 की पावर 3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इधर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 से डिवाइड। अब 2 की पावर 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये तो 8 होता है, 8 से काटूंगा तो मेरे पास आएगा 1, फिर ये 6 जा जाएगा 48, 32 4 जा, तो ये आएगा मेरे पास 164 और 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 देगा 10 की पावर 3 3 0। ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट सपोज मेरे पास एक कैलकुलेशन आ गई कि इस वाले नंबर को 5 से डिवाइड करके बताना है क्या होगा। ऑल्दो 5 से डिवाइड करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आप डायरेक्टली कहेंगे 4.8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आप 25 से डिवाइड करना पड़ जाए तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू जाएंगी। 125 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू जाएंगे, 625 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू जाएंगे। ठीक है, तो जैसे 12,000 को 625 का टेबल आपको याद नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। तो अब हम देखेंगे इसे कैसे सिंप्लीफाई करें हम। आप कहेंगे सर ये 5 से डिवाइड करना है ना, तो क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं? तो अब नीचे मेरे पास बन गया 10। अब किसी भी नंबर को मैं 10 से डिवाइड करता हूं, से 167 को 10 से डिवाइड करा, क्या आएगा 16.7। तो क्या कैलकुलेशन बच जाएगी, मुझे ये पता चल गया अगर नीचे 10 है, ऊपर वाला नंबर ही डायरेक्टली 5 से नहीं कट रहा था, तो जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है कि जब भी मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, पॉइंट के बाद एक सिंगल वैल्यू आएगी। अब जैसे मुझे 5 से डिवाइड करना था तो मैंने कहा ये 5 क्या, 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। अब 2 की पावर से इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, 24 दूनी 48 होता है, और यहां पे अगर मैं लिखूंगा 37 दूनी 74 होता है। ठीक है, तो ये 744 और यहां पे नीचे 10 था तो मैंने एक पॉइंट लगा दिया और यहां पे 8 लगा दिया। ठीक, अब जैसे मेरे पास ये है 3724 इंटू में 25, तो 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2, तो मैं 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 तो 10 की पावर 2 मिलेगा, मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट में क्या होगा, 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगेगा। तो सोल्व कर लो। अब 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। अब 4 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3742 से। अब जरूरी नहीं आप सिंगल सिंगल डिजिट की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये भी चीज समझे। अगर 3724 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बेटर है तो आप डायरेक्टली 24 को पहले 4 से कर लो। 24 चौक कितना होता है, 96। फिर मैं 37 को 4 से करूंगा,
37 चौक कितना हो जाएगा, या तो आप इंडिविजुअल कर लो, 4 को 7 से करूंगा तो 28 आएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 तिया 12 और 2 14, या तो आप ऐसे कर लें, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगर आपको 37 का टेबल थोड़ा मन में कर सकते हैं कैलकुलेशन, 37 चौक कितना होता है 148, तो डायरेक्टली 148 लिख सकते थे। तो मैं लिखूंगा मेरे पास आया 14896, नीचे 10 की पावर 2 है तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी 2, तो यहाँ पे 96 आएगा, यहाँ पे 148 आएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दे रखा है 3724 डिवाइडेड बाय 125, तो ये क्या है 3724, ये 2 की पावर 5 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब 2 की पावर 3 तो 8 होता है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। 24 को 8 से अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअली करें, 8 से 24 को डायरेक्टली करना थोड़ा मुश्किल होगा। 8 चौक 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 16 और 3 19, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 सत्ते 56 और 1 57, 5 कैरी फॉरवर्ड, 24 और 1 5 29। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास, पावर 3 है तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी 3, तो यहां पे पॉइंट लगा दिया, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही मेरे पास 12000 भाग 625 है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 5 की पावर 4 है। तो मेरे पास नीचे तो 4 पॉइंट के बाद 4 वैल्यू जानी है, मुझे पता है 4, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 को अगर मैं 12 से करूंगा 16 दूनी 32 होता है, 3 जीरो एडिट लगा दी मैंने, और 16 एकम 16 और 3 19, ये आएगा। यहाँ पे पावर 4 है तो मतलब मेरे पास क्या होगा, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू जानी है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू जानी है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये मेरा आंसर होगा, इसका होगा 19.2। तो क्या कैलकुलेशन मेरी आसान हो गई इस तरीके से। जब भी 5 की पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो हम इस तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। आई होप सभी को इस चीज में मजा आ गया होगा। अब इसे से मिलता जुलता आपको 2-3 चीजें और कराता हूं मैं, और फिर एक चीज और बहुत प्यारी सी हम देखेंगे। आप मुझे जल्दी से बताएं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 125 से कट जाए। ठीक है, 125 क्या होता है, आपने कहा कि सर ये तो 5 की पावर 3 होता है, रिसेंटली आई भी इस टाइप पे क्वेश्चन। 5 की पावर 3 है तो मैं कहूंगा 10 की पावर 3 को डिवाइड करता हूं मैं किसमें, 5 की पावर 3 में और 2 की पावर 3 में। अगर 10 की पावर 3 है तो हमने ये देखा था कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए 10 की पावर 3 से, तब जाके मेरा नंबर कटेगा। तो मैं कह सकता हूं लास्ट की 3 डिजिट मेरी 5 की पावर 3 से कटेंगी तो मेरा नंबर 125 से कटेगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं चारों ऑप्शन में से वो आंसर मेरा 125 से कटेगा जो मेरा, जिसकी लास्ट की 3 डिजिट 125 से कट जाए। अब मैं देखूंगा 225 के 125 से कटता है, नहीं कटता। 375 के 125 से कटता है, कटता है। 950 के 125 से कटता है, नहीं करता। 400 के 125 से कटता है, नहीं करता। वरना आप टेबल भी याद रखें, 125 दूनी 250, 375, 500, 625, 750, 875 और फिर आता है 1000। ये 25 की टेबल मैंने 1 से लेकर 8 तक आपके सामने लिख दी, जो कि आगे भी काम आएगी, ये आप याद रखना। ठीक है, ये नंबर्स अगर याद नहीं है तो याद कर लो। 1 इंटू 125, 2 इंटू 125 है, 3 इंटू 125, क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? तो अगर कोई भी नंबर मेरा 5 से कि किसी पावर से डिविजिबल होना चाहिए तो उसकी लास्ट की जो डिजिट्स है ना वो मेरी सेम वैल्यू से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 5 की पावर 3 है तो मेरे पास गिवन नंबर की लास्ट की 3 डिजिट इससे कटनी चाहिए। ठीक है, 5 की पावर 3 से कटनी चाहिए। ऐसे ही मेरे पास एक और नंबर है, मान लो मुझे दे दिया 2322 और इंटू में 125, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो क्या हो सकता है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तरीका तो ये भैया मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 और नीचे भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये तो मेरा 1000 बन जाएगा, और इस वाले नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो अपना आंसर निकाल लूंगा। 8 से काटूंगा तो 2 16, ठीक है, 72 बचेगा निम्मा, और मेरे पास जो वैल्यू आएगी फिर ये 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 तो डायरेक्टली कटेगा नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 0 पॉइंट। अब मेरे पास 20 बचा तो फिर ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, और इंटू में ये मेरे पास 5 की पावर 3 था, इंटू में 2 की पावर 3, मतलब मुझे क्या करना है 29025 में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 290250, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो मैंने बेसिक से करा, फिर भी थोड़ा
फास्ट तरीका क्या हो सकता है, मैं कहूंगा अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करना है तो मैं डिविजिबिलिटी रूल लगा लूंगा। मैंने कहा 125 से कोई नंबर तब कटेगा जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट 125 से कटेंगी, क्योंकि ये तो 5 की पावर 3 है। और लास्ट की 3 डिजिट सभी नंबर की चेक करें, ये लास्ट की 3 डिजिट ये और ये, क्या ये मेरी 125 से कट रही है? आप कहेंगे सर ये 125 से कट रहा है, सॉरी ये नहीं कट रहा, 125 से ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। अगर लास्ट की 3 डिजिट 125 से नहीं कट रही तो मेरा नंबर 125 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आप ये भी चेक कर सकते थे, जैसे मैंने देखा ये 2322 है, बस मैं सिखा रहा हूं आपको, क्या इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 2 से कटती है? 2 की पावर 1 से ये डिजिबल है ना, तो मैं कहूंगा ये जो मेरा नंबर है ये 2 का कोई मल्टीप्लीकेशन है, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा इस पूरे को सोल्व करने के बाद वो 2 से कटना चाहिए पूरा का पूरा। तो अगर 2 से कटना चाहिए, चार ऑप्शन में 2 से कटने वाली वैल्यू देखेंगे तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो ये 3 ऑप्शन आएंगे, ये वाला वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन देख सकते हैं कि मेरा जो आंसर है वो किस नंबर का मल्टीपल होगा, चार ऑप्शन से उसे चेक कर लेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब आप यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं, अभी यूनिट डिजिट आगे जाके पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट कंसेप्ट और बाकी सारी चीजें। फिलहाल हम डिविजिबिलिटी पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं 2 और 5 की। ठीक, अगला सवाल मान लो मुझे ये दे दिया, कहते हैं बताओ चार ऑप्शन में से क्या आंसर होगा, ये सब मल्टीप्लाई करके बताना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर ये मेरे पास 1735 है, लास्ट की डिजिट 5 आ रही है, तो अगर लास्ट की डिजिट 5 है, आपको पता है 5 की पावर 1 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि 5 से ये 5 कटेगा, तो इसमें 5 का मल्टीपल होगा। अगर मैं इसमें देखता हूं लास्ट डिजिट फिर से 5 मिल रही है, तो 5 की पावर 1 से कटेगा, तो 5 का मल्टीपल होगा। तो जो मेरा आंसर होगा ये 5 का भी मल्टीपल, यहाँ पे 5 का मल्टीपल क्या, ये 5 की पावर 2 का मल्टीपल। अगर आंसर 5 की पावर 2 का मल्टीपल मतलब 25 का मल्टीपल, तो मैं कहूंगा लास्ट की जो 2 डिजिट है ना वो 25 से कटनी चाहिए। कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 25 से कट रही है? आप कहेंगे सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर 1, यही मेरा इस सवाल को उत्तर सकता है। ये 25 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता। तो इस तरीके से हम चीजों को आसान बना लेते हैं जब भी कैलकुलेशन इस तरह की हमारे पास आएगी। ठीक है, ये 2 और 5 में बात कर रहे हैं, ऐसे किसी भी नंबर में आप चेक कर सकते हैं। क्या आप कहेंगे सर ये 71 है, मेरा आंसर 17 का डिविजिबल होना चाहिए, जो भी आंसर होगा। ये 35 में मैंने 35 को ब्रेक करता, 5 × 7 होता, तो आप 7 से चेक कर सकते हैं चार ऑप्शन में कौन सा कटेगा। लेकिन 7 का डिविजिबिलिटी करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसी चीज में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी हम यूज करते हैं, डिजिटल सम का कंसेप्ट भी यूज करते हैं। अगर निकालने के लिए 25 के मल्टीपल काफी ऑप्शन मिलते हैं तो फिर हम और भी चीजें ट्राई कर सकते थे, तो वो सब हम धीरे धीरे सीख रहे होंगे इस कोर्स के अंदर। ये 5 वाला मुझे लगता है आपको समझ आ गया कि एग्जाम में किस तरीके से यूज करना है, अगर 5 का मल्टीपल आपको दिखता है। ऐसे ही आप 2 और 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक सवाल आ गया 1762 इंटू में 33 इंटू में से 12। ठीक है, तो मैं यहां पे ये देख सकता हूं भैया जो मेरा आंसर है ना वो किसका मल्टीपल होगा। यहां पे 12 में मुझे क्या दिख जाएगा, 4 × 3 तो 4 का मल्टीपल है। 1762 को अगर मैं, क्योंकि मुझे पता लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो ये 2 का मल्टीपल तो होगा, 2 × समथिंग होगा, तो मैं कहूंगा 4 का भी मल्टीपल 2 का भी मल्टीपल, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो 8 का मल्टीपल मतलब 2 की पावर 3। तो जो भी मेरे 4 ऑप्शन होंगे तो 8 का मल्टीपल होगा, मतलब उसकी लास्ट की जो 3 डिजिट होंगी वो मेरी 8 से कटनी चाहिए। तो ये चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कुछ भी ऐसी चीजें हम लगा सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी, बाकी यहाँ पे 33 है तो 3 × 11 बनेगा, तो 3 × 3 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम आगे पढ़ेंगे, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ही जहां मैं आपको 10 का सिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 का पावर, इसलिए हमने स्टार्टिंग यहीं से करी है। आप कहेंगे सर 10 होता है 2 × 5। इसकी 10 की खास बात यह है कि दुनिया के सभी नंबर 10 से कटते हैं। अब कटने का इन द सेंस क्या, मान लो मेरे पास कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने, 1 2 3 4 7 6, मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1 2 3 4 7.6। अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करता, 1 2 3 4 7 6 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4.76। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी नंबर को अगर 10 की पावर n से डिवाइड करता हूं, 1 2 3 4 7 6 डिवाइडेड बाय n, 10 की पावर, तो ये कंप्लीटली जो नंबर बनेगा ना मेरे पास, ये मेरे पास क्या बनेगा, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू जाएंगी लेकिन कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, में बेसिकली कह सकता हूं कि जो ये नंबर बनेगा मेरा, ये टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर बनेगा, मतलब एक ऐसा डेसिमल नंबर, एक ऐसा दशमलव नंबर जो खत्म हो जाता है पॉइंट के बाद, ऐसा नहीं इनफाइनेटली चलता रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर n है तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी, यहाँ पे 2 जीरो थी तो 2 वैल्यू आई थी, यहाँ पे 1 जीरो थी तो 1 वैल्यू आई थी, तो 10 की पावर n है तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद मैक्सिमम n वैल्यूज तक जाएगा, लेकिन मेरा पूरा का पूरा कट जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से काटता हूं तो वो पूरा का पूरा कट जाता है पॉइंट के बाद। ऐसा नहीं होता कि उसके बाद जो वैल्यूज है वो कंटिन्यूअसली चलती चली जाए। ठीक, अगर मैं यहां पे इसमें आगे बात करता हूं, आप देखेंगे मान लो मेरे पास एक नंबर है से 173 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, मुझे बताना है कि पॉइंट कटने के बाद पूरा का पूरा कट जाएगा या उसके बाद कुछ वैल्यूज बच जाएंगे। आप कहेंगे यहाँ पे सर सीधा सीधा सा कंसेप्ट अगर आप लगाते हैं, देखो ये 8 क्या है, 2 की पावर 3 है, 173 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू में यहाँ पे मैं 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से डिवाइड करूंगा, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला पार्ट जब मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूंगा, वैसे तो मैं डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 ये बना देगा मेरा 10 की पावर 3, और जब मैं इसे 10 की पावर 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सोल्यूशन पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएंगी, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 वैल्यू आएंगी, लेकिन ये पूरा का पूरा कट जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ऐसे ही अगर मेरे पास नंबर आ रहा है 1763 डिवाइडेड बाय 125, तो मैं क्या कहूंगा भैया, ऊपर नीचे ये 125 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 1763 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय ये मेरे पास 10 की पावर 3 बन जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा मेरे पास उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 3, लेकिन ये पूरा का पूरा कट जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं देगा हमें यहाँ पे, अगर पॉइंट के बाद 3 वैल्यू तक आपको एग्जाम में आंसर दे रखा है। आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर मैं बात करता हूं 2 और 5, क्योंकि मैंने 10 की बात करी तो 10 के फैक्टर से 2 और 5, तो दुनिया का हर एक नंबर मेरा 2 और 5 से कट सकता है, 2 और 5 से हर एक नंबर को काटूंगा, पॉइंट के बाद फिक्स्ड वैल्यूज तक मेरे पास नंबर आएगा, उससे आगे कहीं भाग नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ चीजें आप याद रखें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। जैसे मैं 1/2 की बात करता हूं तो क्या होता है मेरे पास ये 0.5, अगर मैं 1/4 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.25, 2/4 की बात करूंगा तो अगेन 0.5, 3/4 की बात करूंगा तो मेरे पास 0.75 होगा, और अगर मैं 4/4 की बात करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2/2 की बात करूंगा 1। अब ये 1 2 1 2 3 4 क्या है, ये रिमाइंडर्स हैं। अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, मेरा शेषफल क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 63, मैं इसे 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप 63 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स आएगा, 15 टाइम्स। आप कहेंगे 60 आ गया, रिमाइंडर बचा 3, तो मैं इसे लिखता हूं जनरली 15, रिमाइंडर कितना बचा 3/4, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर इसे कन्वर्ट करना हो तो आप इसे लिखेंगे 15 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इसे 15 जो ये मेरा क्वोशंट है यहाँ पे लिखा, जो डिवाइडर है उसे यहाँ पे लिखा, और जो रिमाइंडर बचा उसे यहाँ पे लिखा। एक नंबर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास अगर ये 15 3/4 है तो इसमें लिख सकता हूँ 15 प्लस 3/4। तो बेसिकली ये 3 क्या है, रिमाइंडर है मेरा जो बचा। 3/4 क्या होता है 0.75। अगर ये आपको पहले से पता है तो आप कहेंगे 15 प्लस 0.75 होगा और मेरा आंसर आएगा 15.75। ठीक है, तो ये रिमाइंडर्स पता होने चाहिए। मान लो मेरे पास कोई एक और नंबर आ गया, मान लो मुझे 161 को 4 से डिवाइड करना है, क्या आंसर आएगा। आप कहेंगे सर 161 को मैं 160 प्लस 1 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 4। 160 को काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 40 प्लस 1/4, एक रिमाइंडर होता है तो 0.25 मिलता है, तो 40.25 मेरा इस सवाल का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। क्या यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको मदद मिलेगी इस तरीके से। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास क्या हो गया, मुझे दे रखा है 18.75। अब किसी कैलकुलेशन में आपको दे दिया 18.75 इंटू में 6 से 12 को बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं सीधा कहूंगा भैया ये 12 इंटू में 18.75 को ब्रेक कर लेते हैं, 18 प्लस 0.75। अब 0.75 अभी बताया मैंने क्या होता है 3/4, तो ये मेरे पास होगा 12 इंटू में 18 प्लस 3/4, और इसे सिंप्लीफाई करूंगा ये आ जाएगा 12, 18 4 जा 72 प्लस 3 75/4, और यहां से कट गया ये 3, 75 दिया 225। क्या ये चीज समझ आ गई, कैलकुलेशन कैसे आसान करनी है। वरना 18.75 को देख के आप पहले थोड़ा सा घबरा जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, या कोई बड़ा नंबर हो जाता तो दिक्कत हो जाती।
मान लो मुझे क्या दे दिया एग्जाम में से 21.25, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? या तो मैं पॉइंट हटाऊं, यहाँ पे 100 लगाऊं, फिर 25 से काटूं तो आंसर आएगा, वरना मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं भैया ये कुछ और नहीं है, ये मेरे पास क्या है 21 प्लस 0.25 क्या होता है 1/4 होता है, तो 84/85 आ गया है मेरे पास। डन। तो ये कन्वर्जन में मदद मिलती है। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा 4 के केस में, ऐसे ही मेरे पास क्या आता है 8 का केस देखते हैं। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8, क्या क्या वैल्यूज बनेंगी? 1/8 होता है 0.125। अब देखना यहाँ पे 0.125 का टेबल बनेगा। 2/8 क्या है 2 इंटू में 1/8, और 125 का टेबल अभी मैंने आपको याद कराया था 125 इंटू 2 कितना होता है 250, तो 0.250। 3/8 क्या हो जाएगा 3 इंटू 125 0.375। 4/8 क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.125 0.500। ऐसे 5/8 0.625, 6/8 कितना हो जाएगा 0.750, 7/8 0.875, और ऐसे 8/8 कर देंगे तो ये तो 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो क्या 8 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगर किसी भी नंबर को मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो ऐसे चलेगा। तो पॉइंट के बाद भी क्या वैल्यूज आ सकती हैं आपके बताएं? क्या ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये या फिर ये, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन बनता है, मैंने कहा 197 डिवाइडेड बाई 8 बता दें क्या आएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं पहला ऑप्शन देता हूं तो मेरे पास आया ये 15.525। एक ऑप्शन दे दिया मुझे यहां पे कि 24.625। एक ऑप्शन दे दिया मुझे सी 15.75 या 735, और एक ऑप्शन दे दिया मुझे डी से 25। क्या आंसर लेंगे हम? आप कहेंगे सर 8 के टेबल में, क्योंकि मुझे पता है 197 8 से तो डायरेक्टली कटेगा नहीं, क्योंकि ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर ओड नंबर को पूरा का पूरा नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे पॉइंट में वैल्यूज तो आएंगी। क्या 525 कभी आ सकता है? किसी भी नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे 1 2 3 4 5 6 या फिर 7, क्योंकि 8वें में तो कट जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 के केस में क्या क्या मिलता है पॉइंट के बाद वैल्यूज, वो मुझे ऑलरेडी पता है। तो ये 525 तो वहां पे नहीं था, 625 वहां पे था, पॉसिबल है, 725 वहां पे नहीं था, और 25 आ रहा है पॉइंट के बाद कुछ है नहीं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कटना चाहिए, तो ये भी नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी ही इस सवाल का उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे 125 का टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 125 जब मैं किसी नंबर को 8 से डिवाइड करूंगा तो उसमें आसानी मिल जाएगी मुझे। ठीक है, अब मान लो ऐसे ही मुझे एक और सवाल दे दिया जाए, मैंने कहा एक नंबर है मेरे पास से 76281 डिवाइडेड बाई 8 क्या आंसर आएगा? आप इसे डिवाइड करें पहले, 8 से डिवाइड करूंगा 76 को कितने टाइम जाएगा 72 आ जाएगा 9 टाइम्स, 42 बचा 5 टाइम्स आएगा, 28 बचा 3 टाइम्स आएगा, 41 बचा 5 टाइम्स। अब मेरे पास बचा क्या 1, रिमाइंडर बचेगा 1/8। अब मुझे 1/8 पूरा सोल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा 9535, और 1/8 क्या होता है 0.125, तो ये 0.125, ये डायरेक्टली मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी माय आंसर। तो ये कुछ चीजें आपको याद करनी है 8 के में। ऐसे ही अगर मैं 25 की बात करता हूं, किसी भी नंबर को मान लो आपको क्या करना है, अभी मैं 8 से डिवाइड करना था, 25 से डिवाइड करना है तो मैं पहले ही समझा चुका हूं। मान लो मुझे 1268 को क्या करना है 25 से डिवाइड करना है या 125 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे 25 है 125 है 5 की पावर 3, तो मैं 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा पॉइंट में लास्ट की 3 डिजिट तक बता सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये 10 की पावर 3 बन जाएगा नीचे। तो ऐसे अब 5 की कोई भी पावर या 2 की कोई भी पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, जो चीज हमने सीखी। इसके अलावा अगर मैं कोई और वैल्यूज लेता हूं,
मान लो मैंने किसी भी नंबर को 5 की पावर n और 2 की पावर n, मैंने ये देख लिया कि किसी भी नंबर को इनसे अगर मैं डिवाइड करता हूं या 10 की पावर n किसी से भी डिवाइड करता हूं तो पॉइंट के बाद मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यूज मिलती हैं कि पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज आएंगे और खत्म हो जाएगा मेरा नंबर। इसके अलावा कोई भी नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं किसी और नंबर से, जैसे कि मान लो मैंने 17638 को डिवाइड करना है किससे, 3 से डिवाइड करना है, तो अब या तो ये पूरा का पूरा कटेगा, पूरा का पूरा कटेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं कटेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा या फिर रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 तो पहुंच नहीं पाएगा। किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, मेरा जो डिवाइजर है उससे छोटा ही रहता है, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप बताओ 0/3 क्या होता है, 0 होता है। 1/3 क्या होता है, 0.33 होता है। 2/3 क्या होता है, 0.66 होता है। तो जो मेरा आंसर आएगा ना पॉइंट के बाद, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, या तो पूरा कटेगा तो पूरा पॉइंट के बाद 0 आएगा, अगर नहीं कट रहा तो 0.33 आएगा या 0.66 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यही केसेस हो सकते हैं। जो भी 4 ऑप्शन में अगर आपको आंसर मिलेगा तो पॉइंट के बाद मेरे पास यही वैल्यूज आएंगी, वरना नहीं आएगा इनमें से कुछ भी। ये 3 क्या होगा, अल्टीमेटली चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगी सीरीज, मेरी नेवर एंडिंग सीरीज चलेगी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लिखूंगा तो 0.33 लिखूंगा, इसे 0.67 लिखूंगा। क्लियर है, चलते हैं आगे। देखो अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी एग्जाम के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस ट्रिक को यूज करते हुए कर रहे होंगे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले एक चीज बताओ, मान लो मुझे कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा 126 को अगर मुझे से 23 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी, आखिरी संख्या, लास्ट डिजिट, मतलब इकाई क्या होगी उसकी। आप कहेंगे सर बेसिक मल्टीप्लीकेशन हम क्या करते हैं कि पहले मैं 3 को 126 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 आया, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर 2 को 126 से करूंगा तो 12, एक कैरी फॉरवर्ड 5 और यहाँ पे 2। सोल्व करेंगे तो मेरे पास 8, 9, 8 और ये 2 आएगा, ये आएगा। तो यूनिट डिजिट मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब मैं 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा था, जो यूनिट डिजिट मेरे पास 8 आ गई थी ना, क्या वही नीचे कैरी फॉरवर्ड हो गई। तो अगर मुझे किसी भी दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उनकी इकाई क्या होती है मेरे पास, जो इन दोनों लास्ट की जो डिजिट्स हैं, जिन भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उन्हें मल्टीप्लाई करके जो आएगी वही मेरी यूनिट डिजिट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कहा मुझे 167 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो लास्ट डिजिट क्या होगी, जो भी आंसर होगा आप कहेंगे वो 1 और 7 का मल्टीप्लीकेशन वो 7 ही होगी। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता मेरे पास नंबर होता 19632 डिवाइड इनटू में 1 3, तो मेरे पास लास्ट डिजिट क्या होती है, आप कहते हैं 3 और 2 को करूंगा तो मेरे पास आएगा 6, तो मेरा जो भी नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अब मैं कुछ नंबर्स लिखने वाला हूं यहाँ पे। मैं कोई भी ओड नंबर ले लूं तो ओड नंबर मतलब विषम संख्या, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, कोई भी आप नंबर लेंगे विषम संख्या, कोई भी ओड नंबर अगर आप लेते हैं तो खास बात क्या है उनकी, जैसे मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने नंबर लिया 1, अगर 1 को मैं दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, से मैंने कहा 1 को से 1 से मल्टीप्लाई करा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1। 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी मेरे पास, 2 आएगी। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 3 आएगी। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगी। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 आएगी। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगी। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7, 1 को 8 से मल्टीप्लाई तो 8, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगी और 1 को फिर 11 से करूंगा तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा। आप देखेंगे ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 10 के बाद, क्योंकि 1 को अगर मैं दोबारा 1 से कर रहा हूं, क्योंकि यूनिट डिजिट जो मेरी इकाई है वो लास्ट डिजिट पे डिपेंड कर रही है। इसकी लास्ट डिजिट 1 है, इसकी लास्ट डिजिट 1 है, तो ये 1 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, फिर 1 को 9 से करा तो 9 आ रहा है, 1 को 8 से करा तो 8। आपने देखा यहाँ पे मैं जितनी भी डिफरेंट यूनिट डिजिट हो सकती थी मेरे पास यहाँ पे, वो सबसे मल्टीप्लाई मैंने 1 को करके देख लिया और जो मेरे आंसर्स आ रहे हैं वो सारे भी क्या आ रहे हैं, यूनिक आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके 0 तक मेरे पास वैल्यूज जा रही है यूनिट डिजिट की। ठीक, अब हमारा कंसेप्ट क्या है इसमें, ये तो सर पता है पहले से, इसमें कंसेप्ट क्या बताया आपने। अब ऐसी में क्या करता हूं, 3 को चेक करते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से, मतलब 0 से।
क्या रिजल्ट आएगा, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 2। 3 5 जा 15 होता है, यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। 3 6 जा करूंगा 18 आएगा, यूनिट डिजिट होगी 8। 3 7 जा 21 तो यूनिट डिजिट 1 होगी। 3 8 जा 24 यूनिट डिजिट 4 होगी। 3 9 जा 27 यूनिट डिजिट 7 होगी। और 3 इंटू 0 0। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास जब मैं 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट यही पॉसिबल है, 0 से लेके 9 तक ही मेरे पास यूनिट डिजिट इकाई किसी नंबर की हो सकती है, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लूं। तो जब भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट यही आएंगी। आप देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे नॉन रिपीटिंग है। 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 8 1 4 7 0। तो जब भी मैं इन डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा ये सारी डिफरेंट वैल्यूज मेरे पास निकल के आएंगी। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे, मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है से 183, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आप यूनिट डिजिट बता सकते हैं इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? या फिर मतलब जो मैं इसे डिवाइड करके निकालूंगा, आप इसे मान लो मैंने मान लिया ये x के बराबर है, तो आप कह सकते हैं 3 इंटू एक्स, ये 183 के बराबर आ रहा है। अब यूनिट डिजिट से अगर मैं देखता हूं तो आप बताओ x का मान क्या होगा, x की यूनिट डिजिट क्या होगी? आप कहेंगे सर 3 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई करा और यूनिट डिजिट 3 मिली। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 में कब करता हूं मैं यूनिट डिजिट 3 कब मिलती है? जब मैं 3 में 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहाँ पे 3 में जिससे भी गुना करूंगा मैं उसकी लास्ट डिजिट 1 होगी। या फिर मैं कह सकता हूँ 183 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो सोल्व करने के बाद ये 3 कब मिल सकता है मुझे? जब मैं 3 में कोई वैल्यू मेरे पास जो है उसकी लास्ट डिजिट 1 होगी तब मिलेगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो भी मेरे पास नंबर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। अभी मुझे फर्स्ट डिजिट से कोई मतलब नहीं है, क्या मैं जिस नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मुझे उसकी लास्ट डिजिट मिल रही है। ऐसे ही मेरे पास नंबर हो जाता से मेरे पास नंबर हो जाता 217 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू एक्स। मुझे एक्स का मान बताना है। आप बताएं लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी? बहुत सिंपल सा लगेगा अभी, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में मदद करता है ये कंसेप्ट। आप कहेंगे सर 3 की टेबल में 7 कब आता है? आप कहेंगे 3 9 जा क्या होता है? 27 होता है। अगर ये पूरा का पूरा नंबर मेरा 3 से कट रहा है तो यहाँ पे जो इसकी लास्ट डिजिट होगी ये 7 कब मिलेगा? जब 3 में मैं 7 9 को गुना करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 9। एक्स का मान क्या होगा? आप इसे अगर ऐसे ब्रेक करके लिखें तो ये 3 इंटू एक्स, एक्स का मान जो भी होगा यहाँ पे कुछ भी आ सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? ये 9 ही आएगा, तभी ये 217 बन सकता है अगर ये पूरा का पूरा कट रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या ये चीज समझ आ गई? अब ऐसे मैंने 3 का देखा डिफरेंट वैल्यू जो आ रही, कोई भी अगर आप ओड नंबर उठाएंगे, ओड नंबर की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है? आप कहेंगे इकाई ओड नंबर की या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या फिर 7 होगा या फिर 9 होगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 11 में फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 15 में फिर 5, फिर 17 में 5, 7 फिर 9। क्या ये 5 वैल्यूज ही हो सकती हैं? और इन सभी पांचों वैल्यू में ये चीज कॉमन रहेगी कि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डिफरेंट इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट डिफरेंट आएगी। जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे, मैं 7 का टेबल एक बार लिख के देखता हूं आपको। 5 के में सिचुएशन ये होती है कि 5 में अगर आप 1 2 3 4 5 6 किसी से भी करेंगे तो 5 के में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। 5 के में तो ये मेरे पास हो जाता है कि आप कहेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगी। तिया जब भी 5 को किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आएगी? 5 आएगी। 5 को अगर मैं किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? मेरे पास 0 आ जाएगी। तो 5 के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। 5 का एक्सट्रीम केस होता है, इसे कैसे कम टाइम में सोल्व करते हैं वो सिखा दूंगा अभी। तो जब ओड होगा तो 0, इवन ओड होगा तो 5, इवन होगा तो 0। 5 के केस में ये होता है। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ जाऊं 5 वाले केस को छोड़ के, अब मैं आ गया कौन से केस पे? 7 वाले केस पे। अब देखो 7 को दूनी तिया चौक पंजे छिक सत्ते अट्ठे निम्मा और 0 क्या आएगा? 7 एकम 7, दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निम्मा 63 और 7 0 0। क्या यहाँ पे हर केस में आप देखेंगे 7 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, 5 2 9 6 3 और 0। क्या कोई भी डिजिट रिपीट कर रही है? नो रिपीटेशन। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे मान लो 7 से कोई नंबर डिवाइड करके यूनिट डिजिट बतानी है, से मेरे पास नंबर है 2107 डिवाइडेड बाई 7, मुझे बताना है ये x के बराबर है, तो x की यूनिट डिजिट क्या होगी? इकाई क्या होगी? तो आप सीधा सीधा यहां पे कह सकते हैं भैया कि जब मैं इसे 7 देख रहा हूं, 7 के टेबल में 7 कब आता है? जब मेरे पास 7 में मैं 1 से गुना करता हूं
तो यहाँ पे x का मान जो भी होगा यहाँ पे कुछ डिजिट होगी और यहाँ पे 1 आएगा। आप चाहे तो सोल्व करके देख लें, ये आएगा मेरे पास 301। ऐसे ही मान लो मेरे पास होता 24 उसके बाद ले लेते हैं 08। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी x की? आप कहेंगे सर साथ में मैंने कुछ मल्टीप्लाई करा होगा, 7 इंटू एक्स किसके बराबर 2408 के, तो साथ में कुछ मल्टीप्लाई करा होगा। जब मैं 2408 पे पहुंच रहा हूं तो x की यूनिट डिजिट क्या होगी, साथ में किससे गुना करूं कि यूनिट डिजिट 8 मिल जाए? आप कहेंगे साथ में यूनिट डिजिट 8 तब मिलती है जब मैं इसमें 4 से गुना करता हूं। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे x का मान कुछ भी हो, यहाँ पे उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। तो आप ऐसे यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे आगे सोल्व करना चाहे तो पूरा काट के देखेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 7 × 21 30 बचेगा 28 344। लेकिन यूनिट डिजिट मुझे डायरेक्टली मिल गई, तो इससे मैं अपने क्वेश्चन को कम टाइम में हल कर सकता हूं। ठीक, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ऐसे हमने 7 के लिए देख लिया, टेबल आपको याद है, ये आप क्वेश्चन देखते डायरेक्टली बता पाएंगे। ऐसे ही आप 9 का करेंगे तो 9 में भी सेम सिचुएशन आएगी। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, 9 आएगा 18 27 36, ये तो उल्टा रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, 5 4 3 2 72 का और 81 का 1। ठीक है, 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, 9 के केस में सिचुएशन ऐसे चलती है। ठीक, अब इसकी मदद कैसे होगी वो हम देखेंगे जब भी ऑड नंबर्स। मान लो मुझे यहाँ पे 139 दे रखा है, यहाँ पे 973 दे रखा है, मुझे पता है कांस्टेंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो वो वैल्यू क्या होगी, मुझे 973 को डिवाइड करना है 139 से और बताना है मेरा फाइनली आंसर क्या आएगा। तो आप सीधा सीधा कहेंगे भैया अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो जल्दी से बताओ 9 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। आप कहेंगे सर 9 में मुझे गुना करना पड़ेगा 3 के लिए 7 से, क्योंकि 9 इंटू 7 63 होता है ना। तो यूनिट डिजिट अगर मुझे 3 चाहिए तो 9 में 7 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसकी लास्ट डिजिट तो 7 आएगी। अब बचे मेरे पास ये आगे वाली डिजिट क्या बचेगी, आप देखो पूरा का पूरा 139 से अगर मैं 973 को डिवाइड करता हूं, क्या 97 पूरा का पूरा कट पाएगा? हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं ना, 139 से अगर मैं 973 को डिवाइड कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा 9 कट रहा है नहीं कट रहा, 139 से नहीं कटेगा, छोटा है। फिर 97 देखूंगा नहीं कटेगा, ये भी छोटा है। तो 973 एक बार की में पूरा का पूरा जाएगा। अगर एक बार की में पूरा पूरा जाएगा और पूरा कट रहा है मेरे पास तो ये कितने टाइम्स जा सकता है, 7 टाइम्स। तो ये 973 ही होगा। क्या ये चीज क्लियर होगी? तो इस 7 से गुना करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास अब ये 97 है, 97 को मैं क्या गुना कर दूं कि मेरे पास 6693 आ जाए। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो भैया मैंने क्या देखा कि ये 3 देखा, यूनिट डिजिट निकाल लेता हूं। 97 में किससे गुना करूं कि 3 आ जाए, 7 के टेबल में किससे गुना करें कि मुझे 3 मिल जाए। तो आप कहेंगे सर ये 9 से गुना करता हूं, 7 निम्मा 63 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 9। अब मेरे पास ये वाला पोर्शन भी बचा हुआ है, आप देखें ये डायरेक्टली कटेगा या क्या। जैसे मेरे पास 6693 है, अगर मैं इसे 97 से डायरेक्टली काटता तो आप कहते हैं 66 तो छोटा है नहीं कटेगा, 669 आएगा। तो क्या फर्स्ट प्लेस पे मैं बता सकता हूं कौन सी वैल्यू आएगी। अब 97 से अगर आप करते हैं तो 97 ये आपका 5 टाइम्स ही जाएगा। अगर आप 6 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स करेंगे तो 69 से ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे पहले इसे काटने के लिए मुझे 6 से करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। अब मेरे पास 3 को काटने के लिए मुझे किससे करना है, आपको पता है अभी हमने देखा कि 7 के लिए मुझे 9 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 9। तो मेरे पास अगर ये पूरा का पूरा कट रहा है तो 9 मैं किस 9 के आगे एक वैल्यू और आएगी, 669 की वजह से मुझे पता चला एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू पता करना बहुत आसान है। वो वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, वो वाली वैल्यू होगी मेरे पास 6। क्या ये चीज समझ आ गई? 97 को 69 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अभी इवन वैल्यूज में छोड़ रहा हूं, अभी बस ओड वाली वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। 219 में किससे गुना कर दूं कि ये वाली वैल्यू आ जाए, या इसे अगर 219 से डिवाइड करना होता तो क्या आंसर आता। आप कहेंगे सर 9 और 4 आ रहा है, 9 में किससे गुना करता हूं कि यूनिट डिजिट 4 मिलते हैं, आप कहेंगे 6 से, तो लास्ट डिजिट तो आएगी 6। अब मेरे पास ये वाला नंबर है, ये 219 से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स जाएगा जल्दी बताएं। 144 तो 219 से छोटा है तो कटेगा नहीं पूरा का पूरा। अब 1445 को 219 से अगर मैं काटता हूं कितने टाइम्स आएगा, आप कहेंगे 200 के आसपास है। ठीक है, 7 टाइम्स कर दूंगा तो 1400 कुछ बनेगा, लेकिन 19 इंटू 7 तो 45 से ज्यादा चला जाएगा। तो 7 टाइम तो पूरा नहीं जाएगा, यह जाएगा 6 टाइम्स। तो मेरे पास आएगा 66, एक वैल्यू आएगी पहले और लास्ट डिजिट आएगी 6। तो 219 में 66 से गुना करूंगा तो ये आएगा। ऐसे ही अगर मैं 71 और ये बताना है तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। आप देखेंगे 0 है तो 0 तो लास्ट में आएगा,
अब 71 से ये 284 भी करना चाहिए, पूरा पूरा कटेगा तो ये 4 टाइम कट रहा है। 159 में 4611 है। आप 9 में किससे गुना करें कि 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 9 से गुना करता हूं, 9 निम्मा 81 होता है, तो 1 के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा। 461 को 159 से काटूंगा तो 3 टाइम तो पूरा जा नहीं पाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। 29 मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल, मेरे पास ये 90 है, ये 63 है, तो बिल्कुल आसान हो गया 70। 287 किससे गुना करूं कि ये आ जाए? 7 के टेबल में 6 कब आता है? जब मैं 8 से गुना करता हूं। 7 इंटू 8 होता है 56, तो लास्ट डिजिट आएगी 8। अब यहाँ पे 287 है, 229 है, क्या ये छोटा है 229? छोटा है, तो यहाँ पे आएगा 0, मतलब इंटू 8 टाइम्स डायरेक्टली ये आ जाएगा। अब ये 255 है और यहाँ पे मेरे पास 2845 है, तो 5 के केस में आप क्या करेंगे, जब 5 5 दोनों जगह दिख रहा है तो आप इसे 5 से काट ही लें तो ज्यादा सही है। 5 से काट लूंगा तो यहाँ पे 51 आएगा, इसे 5 से काटूंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी निम्मा 34 6 और 45 निम्मा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 51 से इसे सोल्व करना है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। अब 51 है, यहाँ पे मेरे पास 96 है, कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कुछ आएगा, उसके बाद फिर वैल्यू आएगी। यहाँ पे मेरे पास 9 था, तो ये काट के मेरे पास 9 कैरी फॉरवर्ड होता है, यहाँ पे कुछ आता तो मैं 9 टाइम्स करता तो मेरा कट जाता पूरा, तो 19 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही 197 है, 8471 है, कैसे करेंगे? साथ में किससे गुना करूं कि एक आ जाए? आप कहेंगे 3 से, तो यहाँ पे आएगा 3। अब 847 197 कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, 43। 277 में ये बनाना है, कर लेंगे। पहले 3 के लिए साथ में किससे गुना करना पड़ेगा? 9 से। अब 1357 है, यहाँ पे 277 है, कितने टाइम्स जाएगा? 1357 है और यहाँ पे 277 है। आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू मेरी 250 से थोड़ी सी बड़ी है। 200 से करता तो मेरा कितने टाइम्स चला जाता? ये 200 से तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप इसे 227 से पूरा का पूरा देख सकते हैं, 277 से भी देखेंगे तो सिंगल वैल्यू में जाने वाला है ये वाली वैल्यू। 5 टाइम्स करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 4 टाइम ही जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं 5 टाइम्स करता तो 1000, तो 200 इंटू 5 तो 1000 होता है। अब मैंने क्या करा, 277 को ब्रेक कर दिया, 77 इंटू 5 करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 385, तो ये 1385 बन जाता मेरे पास, 5 टाइम जाता। तो ये 1357 है, तो 5 टाइम पूरा नहीं जा पाएगा, ये 4 टाइम जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो 49 टाइम्स जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, 277 को 200 प्लस 77 में ब्रेक करके कैलकुलेशन करी। ठीक है, मुझे क्या करना था, 277 को मान लो मुझे 5 से गुना करना है, तो मैंने बस इतना करा कि 277 को मैंने 200 जमा 77 में स्प्लिट करा, इंटू 5 कर दिया, तो ये मेरे पास 1000 आया और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आई? ये आई 385। डन है। जैसे 29204 बनाना है तो 9 से करूंगा, 4 को कब आएगा? 6 टाइम्स। अब 220 को 29 से करूंगा, कितने टाइम्स जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 29 अप्रोक्सीमेटली 30 होता है, 30 इंटू 7 270 होता है, तो 60 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली जाएगा, 76 टाइम्स। ओड वैल्यूज का मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा, कोई भी डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है इससे बहुत मदद मिलेगी। अभी आपको लग रहा होगा ये तो कोई छोटी छोटी चीजें हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब चैप्टर्स मेन स्ट्रीम कोर्स पे जाएंगे तो बहुत मदद मिलेगी। अब इवन वैल्यूज की बात करते हैं। अब इवन वैल्यूज कौन कौन सी है मेरे पास? इवन वैल्यूज में मेरे पास आता है 2 4 6। ठीक है, 10 को आप साइड कर दो क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा, इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस विल ऑलवेज गिव मी 0। ठीक है, अब मेरे पास 2 4 6 8 बचा। 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, क्या आएगा मेरे पास? आप बताएं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 इंटू 0 0। ये यूनिट डिजिट यही होंगी सारी की सारी। ठीक है, तो हम देखेंगे जब मेरे पास इवन नंबर है ना तो यूनिट डिजिट रिपीट करेंगे, कब? आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5। जैसे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 बन जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगी, उसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा।
जो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट मिल रही है वही मुझे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट मिलेगी। तो 1 और 6 की यूनिट डिजिट सेम होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसे ही मेरे पास 2 और 7 की यूनिट डिजिट सेम होगी। 2 को अगर मैं 3 या 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी यूनिट डिजिट सेम है। 2 को अगर मैं 4 और 9 से यूनिट मल्टीप्लाई करता हूं तो भी यूनिट डिजिट सेम है। 2 को 5 और 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी यूनिट डिजिट सेम आएगी। जब जब 5-5 के इंटरवल पे आप नंबर्स लेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट सेम आनी स्टार्ट हो जाएगी, जब भी 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 2 का बताया मैंने, कोई भी इवन नंबर हो सेम ही सिचुएशन मेरे पास फॉलो होगी। अब जैसे अगर मेरे पास यहां पे ले लिया मैंने, चलो 6 का एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। 6 को 1 से करा 6, 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट 2, 6 3 18 यूनिट डिजिट 8, 6 चौक 24 यूनिट डिजिट 4, 6 पंजे 30 यूनिट डिजिट 0, 36 6, 7 42 2, 8 64 4, निम्मा 6 9 जा 50, 8 6 8 जा 48, सॉरी 6 9 जा 54, 6 0 जा 0। आप देखेंगे यूनिट डिजिट कब कब सेम आ रही है, 1 और 6 का केस सेम यूनिट डिजिट है, ठीक है। 2 और 7 का केस, 3 और 8 का केस, 4 और 9 का केस, और यहां पे ये हो रही है, ठीक है। तो जब भी मैं इवन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो वी विल गेट 2 डिफरेंट यूनिट डिजिट्स, 2 डिफरेंट मेरे पास यूनिट डिजिट्स मिलेंगी अगर डायरेक्टली कट भी रहा है, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे नंबर क्या हो सकते हैं, 2 वैल्यूज पॉसिबल थी। मान लो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर है 486, इसे मुझे 6 से डिवाइड करके बताना है कि मेरे पास लास्ट डिजिट क्या होगी, x के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे, या 8 से नहीं 6 से, सॉरी। तो मान लो मेरे पास ये होगा, आप कहेंगे 6 इंटू एक्स बराबर होगा 486 के। और अगर x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, मतलब पूरा का पूरा कटना चाहिए, एक सिंगल वैल्यू है, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा, आप कहेंगे सर ये यूनिट डिजिट 6 है, कब आ सकती है, 6 में किससे मल्टीप्लाई करूंगी यूनिट डिजिट 6 आएगी। आप कहेंगे 2 वैल्यूज, या तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं या फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो x मेरे x की यूनिट डिजिट 1 या 6 दोनों हो सकती है। तो यहाँ पे एक पोर्शन बचेगा, एक पोर्शन यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे फिर हमें सोचना पड़ेगा कि मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे इसे सोल्व करके देखें, फिर थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास हाँ 2 ऑप्शन है, क्या है, तो 1 आएगा या 6 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, वरना आपको कुछ नहीं करना। आप 6x मेरा किसके बराबर है, 486 के। आपसे 2 से काट दें, 2 से कट रहा है ना, तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 243। अब मेरे पास क्या आ गया, ये क्या ये ओड बन गया। अब तो सेम चीज बन गई जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे, ये भी ओड बन गया। अगर ये दोनों मेरे पास ओड बन चुके हैं तो चीजें मेरे लिए आसान है। चीजें आसान किस तरीके से, आप कहेंगे सर 3 है, किससे मल्टीप्लाई करूं यूनिट डिजिट 3 आएगी, आप कहेंगे 1। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आनी थी वो 1 आनी थी मेरी, ना कि 6, ठीक है। उसके बाद आगे आप करेंगे तो वैसे तो आप बेसिक से काट लेंगे तो 81 आ जाएगा, लेकिन हमें यूनिट डिजिट मिल गई 1। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ चुका है। अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये वाला सवाल है, 132 है और यहाँ पे मेरे पास 2112 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये वैल्यू बनेगी। आप कहेंगे यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कब आएगा, 2 इंटू 1 यूनिट डिजिट 2 देता है और 2 इंटू 6 भी यूनिट डिजिट 12 मतलब 2 देता है। तो यहाँ पे या तो मैं 1 से गुना करूंगा या फिर मैं 6 से गुना करूंगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यूनिट डिजिट क्या आएगी, आप चाहें तो वेरीफाई करके देख लें कि 1 या 6 में क्या आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप 211 को पहले डिवाइड करना पड़ेगा 132 से। 2112 को अगर मैं 132 से डिवाइड करता हूं तो पहले तो 1 जा जाएगा, ये 132, यहाँ पे कट के कुछ वैल्यू 5 की रेंज में कुछ आ जाएगा ना मेरे पास। यहाँ पे जैसे 9 आ गया, यहाँ पे 21 में से 20 में से 13 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 7, 792। अब ये कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा। आप सीधा सीधा देख सकते हैं भैया 1 टाइम तो नहीं जाएगा, तो ये 6 टाइम्स ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 16। अगर डायरेक्टली ऐसे करना है तो आप ऐसे करेंगे चेक। फिर अगर डायरेक्टली आपको ऐसे चेक नहीं करना तो भी मैं क्या कह रहा हूं, आप इसे देखें कि किससे काट सकते हैं। जैसे कि दोनों वैल्यूज आप दिखेंगे, 2 से काट दूंगा तो 66 आ जाएगा, इसे 2 से काट दूंगा तो मेरे पास 1056 आ जाएगा। फिर मैं इसे 2 से काटूंगा तो ये 33 आ जाएगा, फिर मैं इसे 2 से काटूंगा तो 5, 2 और 8 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट से कर सकता हूँ, 3 है और 8 है, 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आता है, आप कहेंगे 6 से। यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 33 है, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, तो 16, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इवन वैल्यूज का ट्राई करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे आ गया अभी 96 और 9312, कैसे करेंगे, आप कहेंगे 6 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 मिले, आप कहेंगे 6 दूनी 12 होता है या 6 सत्ते मेरे पास 42 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 या 7 में से होगी।
अभी इसे 2 और 7 को भूल गया मैं, 931 को अगर 96 से करता हूं तो कितने टाइम्स जाएगा, आप कहेंगे पूरा का पूरा मेरा 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और 9 टाइम्स जाने के बाद भी 96 को अगर मैं 9 से गुना कर रहा हूं तो 96 क्या है, 100 माइनस 4 है। लॉजिकली सोचना, 9 से गुना करूंगा तो 900 माइनस 36, तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 864। अब 864 और 936 में तो काफी बड़ा गैप आ गया, आप देखेंगे इसमें तो काफी बड़ा चेंज आ रहा है। और इसे सोल्व करूंगा तो 36 जमा 31 करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 67, 672 बचेगा। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, आप कहेंगे सर ये 2 टाइम्स तो नहीं जा सकता, ये 60 टाइम्स ही जाएगा, तो 97 टाइम्स ये जा रहा होगा, ठीक है। ऐसे अगर 216 को मैं इससे डिवाइड करता हूं तो आप देखेंगे 0 से तो 0 मेरा वैसे ही बच जाना चाहिए। अब जब 0 एलिमिनेट करते हैं आप तो एक थोड़ा सा एरर हो सकता है कि हाँ, हो सकता है फिर ये 0.5 में जाए अगर इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है ये 1188 पूरा का पूरा 216 से ना कटे, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, तो मैं इसे एक बार हटा देता हूं। मेरे पास 6 के टेबल में 0 कब आता है, आप कहेंगे या तो यहाँ पे 5 होगा या फिर यहाँ पे 0 होगा। अब उसके लिए फिर आपको आगे ट्राई करना पड़ेगा। 1188 216 से पूरा का पूरा कट रहा है नहीं कट रहा, आप देखेंगे जाएगा तो 5 टाइम जाएगा, 216 इंटू 5 होगा मेरे पास, यहाँ पे पहली वैल्यू तो आएगी 5, 216 इंटू 5 कितना होगा मेरे पास 1080, और ये मेरे पास 1188, तो यहाँ पे एक जीरो बच जाएगा, यहाँ पे 801080, फिर कितना जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 और 0 में से क्या आएगा 5 आएगा, तो 55 टाइम्स जाएगा ये। ऐसे ही आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 94 है, इसे काटना है, या तो मैं इसे 2 से काट दूं पहले, तो ये 37 आ जाएगा, ये मेरे पास 4230 आ जाएगा। अब 37 से करना मेरे लिए बहुत आसान है, साथ में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 3 मिल जाए, 37 नहीं सॉरी 47 है, तो आप कहेंगे साथ में किससे 9 से गुना करता हूं तो ये वैल्यू मिलेगी। 47 और 42 को कंपेयर करूंगा तो छोटा है, तो यहाँ पे आएगा 0, तो ये 9 टाइम्स आएगा, ठीक है। ऐसे आप ये सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां पे 5 का दिखे तो पहले काट लेंगे, ये मेरा 5 से काटूंगा 21 आएगा, 5 से काटूंगा तो 1050 आएगा। अब ये तो डायरेक्टली दिख ही रहा है 50 हो गया। 141 से इसे काटना है, 1 से देखा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है तो 8 टाइम्स आएगा। 141 और 253 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो 18 आएगा, ठीक है। तो ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा। 141 से अगर ये काटना है तो 9 टाइम्स आएगा। 490 को 141 से काटूंगा, 140 इंटू में 5 कितना होता है, ये तो मेरे पास 700 हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कम है, ये 690 जा रहा है, तो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स। 141 की जगह 140 अप्रोक्स वैल्यू ले ली मैंने, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया। तो ये सारी चीजें आपको चेक करके, ये सारी जो सीट्स दे रखा हूं मैं, ये सारी आपको प्रैक्टिस करनी है और क्या क्या वैल्यू आएगी देखनी है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप खुद से ट्राई कर लेंगे, और ये मेथड एक बार आपकी पकड़ बन गई तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मदद मिलेगी। जैसे जैसे हम परसेंटेज वगैरह क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखना बहुत कम टाइम में हम इस मेथड को यूज करके अपने क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट से आंसर निकाल रहे होंगे, ठीक है। अब जब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैं पढ़ा ही रहा था आपको, तो थोड़ा सा और बता देता हूँ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट को कैसे यूज करना है। मान लो मेरे पास ये मल्टीप्लीकेशन, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, इनडायरेक्ट वे में ऐसा कुछ पूछेंगे, 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं, कैसे करेंगे आंसर क्या आएगा। आप देखेंगे 4 ऑप्शन की यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास, डिफरेंट है। तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे यूनिट डिजिट निकाल लो, 3 इंटू 8, 8 या 24, 4 आएगा, ठीक है। फिर इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी, क्योंकि ये सोल्व हो गया, यूनिट डिजिट आगे 4, अब जो फाइनल यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगी। 4 इंटू 3 12, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 2। तो ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। अब मेरे पास सवाल बन गया ये 133 इंटू 1678 इंटू 1243, 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं, बताओ क्या आंसर आएगा। अब देख रहा हूं मैं यूनिट डिजिट 3 ऑप्शन की सेम हो गई, लेकिन लास्ट 2 डिजिट को अगर मैं देखता हूं तो सारे ऑप्शन की क्या है, डिफरेंट है। तो लास्ट 2 डिजिट निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे भैया, बेसिक मल्टीप्लीकेशन में आपको सिखाता हूं। मान लो मेरे पास क्या है, कोई भी नंबर दे रखा है, से 15 152 इंटू में 123, मुझे सोल्व करना है। तो पहले आप क्या करते हैं, 3 से इस पूरे को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 कैरी फॉरवर्ड 4, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा, 2 को गुना करूंगा 4 0, 1 कैरी फॉरवर्ड 3, फिर 2 लगाऊंगा तो 1 152, ऐसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास 6 आएगा, और मेरे पास ये 5 और 4 11 आएगा। तो मेरे पास जो यूनिट डिजिट आ रही है 16 आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो जब मैं पूरा सोल्व कर रहा हूं, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जो मेरी यूनिट डिजिट है वो किस पे डिपेंड कर रही है। जब मैं इस 1 वाले फैक्टर को इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या इसका कोई भी लेना देना है यहाँ पे, इस यूनिट डिजिट में कंट्रीब्यूशन है क्या लास्ट डिजिट के अंदर इसका,
नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जो ये 1 वाला फैक्टर है, क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन? जब 3 को मैंने इस 1 से करा तो ये आया 4, ठीक है, यहाँ पे पूरा सोल्व होने के बाद इस 2 को 1 से करा तो ये आया मेरे पास 3, इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर लास्ट की 2 डिजिट निकालने हैं तो गिवन नंबर्स की बस 2 डिजिट जो लास्ट की है वही कंट्रीब्यूट करेंगे लास्ट 2 डिजिट निकालने में। मान लो मुझे अगर 52 इंटू खाली 23 करता है, इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, सॉरी ये 9 है मेरे पास, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो मेरे पास यहाँ पे 9 और 6, क्या यूनिट डिजिट अब भी सेम है? तो जो यूनिट डिजिट निकालनी है उसके लिए मुझे लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है, बाकी कोई मतलब है भी नहीं। तो अगर मैं लास्ट की 2-2 डिजिट सोल्व करके निकाल लूँ इनकी, तो उससे भी मैं अपना आंसर बता सकता हूँ कि लास्ट की 2 डिजिट क्या आएंगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है 33 और यहाँ पे है 78, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। अब वैदिक मैथ्स की ट्रिक आप देख लोगे तो उससे और आसान हो जाएगा। अब बेसिक से करूंगा, 3 अट्ठे मेरे पास क्या आएगा, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी फॉरवर्ड। 3 को 7 से करूंगा 21 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 23। यहां पे करूंगा 3 अट्ठे 24। अब यहां पे आगे की जरूरत है क्या? मुझे नहीं है। यहां पे आप देखेंगे 4 3 और 4 7, तो ये इन दोनों को सोल्व करूंगा तो यूनिट डिजिट लास्ट की 2 डिजिट आई 74। फिर अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट और इसकी लास्ट 2 डिजिट पे मेरा आंसर डिपेंड करेगा। 74 इंटू 43 करना है, तो 3 को 4 से करा 12, एक कैरी फॉरवर्ड 21 और एक 22, 2 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब मैं 4 से करूंगा, 4 चौक 16, कुछ कैरी फॉरवर्ड आएगा आगे चलेगा, 6 और 2 8 और 2, तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट होंगी 82, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप चाहें तो लास्ट की 2 डिजिट भी अगर कॉमन आ रही है तो लास्ट 3 डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन वाला जब पार्ट होगा तब ये वाली चीज समझाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अब जल्दी हम डिजिटल सम का कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।